हम इकोनॉमिकल हैं जी, हम सस्ते हैं, ये ज्यादा बिकता नहीं है। व्हाट आर द बेसिक्स लर्निंग लेसन्स यू हैव गॉट? कोई बंदा वो चीजें अवॉइड कर ले तो एटलीस्ट हो सकता है उसकी जर्नी के 2 3 4 साल सेव हो जाए। इफ यू वुड बी डूइंग इंटरव्यू फॉर दिस पोजीशन एंड आई एम द कैंडिडेट, कौन से क्वेश्चन आप पूछते हैं? हमें हर एग्जांपल जो है ना वो गोरे की, बाहर से इंडियन की, इधर उधर की देनी होती है। हमारे पास अपने अपने हीरोज नहीं है। अगर हैं तो हम उन्हें प्रमोट नहीं करते, और जिनको हमने हीरो बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। और आज हम जिस एक्सपर्ट से बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस बड़ा डीप है, और ख़ास तौर पे उनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मार्केट का, जो मोस्ट ऑफ द लोकल्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह बिजनेस को करते हैं, क्लाइंट किस तरह आपके पास आते हैं, और काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है ज़ीशान रियाज साहब, और ये तकरीबन पिछले 9 साल से ई कॉम की एजेंसी को रन कर रहे हैं। माशाल्लाह तकरीबन $10 मिलियन से ऊपर का इनका टर्नओवर है एनुअली। और आज हम कोशिश करेंगे, जो हमारी थीम भी है रोड मैप्स के अराउंड, कि एजेंसी बिल्डिंग या ई कॉम एजेंसी बिल्डिंग का रोड मैप के हम बेसिक चीज़ों को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कवर अप करेंगे। ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम यूसुफ साहब, और गुड टू सी यू। आज मेरे ख्याल से कुछ बड़ी डिफरेंट बात होने वाली है, लुक्स लाइक। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम जब भी रोड मैप की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है कि वाई, और हम आपके टॉपिक पे लेके चलेंगे, वाई ई कॉम एजेंसी, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि बेसिक एक बंदे के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद उसको इस फील्ड को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, बेसिकली जो ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी है वो इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव्स, और फिर उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, और इनको मिला के फिर आपका जो ऑब्वियसली एक जो फोर्टे है दैट्स इनटू द मार्केटिंग। फिर इनको मिला के यू बिकम एन मार्केटिंग एजेंसी। तो पहले इसमें जाने से बेहतर है कि आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो है इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रिएटिव्स और ये सारी जो चीजें इनमें होना चाहिए ना। एंड सेकेंडली, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस है कि कंज्यूमर जब नेविगेट करता है थ्रू द वेबसाइट, थ्रू अमेजोन या जहां भी प्लेटफॉर्म से वो परचेज करने वाला है, इवन दराज से, तो वो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो आप एनालाइज कर सकते हो विद योर एक्सपीरियंस। तो इसके साथ आप जो है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। निशान साहब, आपके एक्सपीरियंस के अंदर आपने, जाहिर सी बात है, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, काफ़ी फेलियर से गुजरे होंगे, काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल्स किए होंगे। सो व्हाट आर द बेसिक्स लर्निंग लेसन्स यू हैव गॉट कि इनिशियली अगर आप, कोई बंदा वो चीज़ें अवॉइड कर ले तो एटलीस्ट हो सकता है उसकी जर्नी के 2 3 4 साल सेव हो जाए। सो वो क्या चीज़ें आप बताना चाहेंगे, अगर जो, और अगर हम स्पेसिफिक चल रहे हैं ई कॉम एजेंसी के रिलेवेंट। देखिए, ई कॉमर्स एजेंसी में जब आप बीइंग लीडर मर्ज होते हैं, और लीडर तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से लीडर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके नीचे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लीडरशिप एक सोच का नाम है। आप बिलीव करते हो कि यू कैन स्टैब्लिश वन मार्केटिंग एजेंसी और आप उसको चला सकते हो, फिर उसमें लोग लेके आते हो, फिर आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, यू एक्सेप्ट। लेकिन जो मेजर माइंडसेट है, यानी कि वो माइंडसेट जो आपके अंदर होना चाहिए, और वो जो चीजें आपने पूछी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उनमें नंबर वन थिंग कि सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। कि आप एकदम से क्लिक नहीं लेंगे, ठीक है? आप एक सोच लेके आएंगे, देन यू बिल्ड योर ओन थिंग्स एंड देन उसकी बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। एंड द सेकंड थिंग वुड बी कि जब भी आप मार्केटिंग एजेंसी में काम करना स्टार्ट करेंगे अपनी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हाईएस्ट टेक्निकल स्किल है और आप फंक्शनल के ऊपर लैग करते हैं तो आप वो बना लेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ऊपर ने अंदर फंक्शनल नॉलेज भी बिल्ड करना है, कि आपका जो ग्रिप टू द कॉन्फ्लिक्ट्स है, आप कैसे अपनी लीड फ्रॉम द फ्रंट कैसे करते हैं। आप जिसे हम कहते हैं कि जी प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि कुछ होने के बाद रिएक्शन आपने नहीं देना। एक्चुअली आपने प्रोएक्टिवली देख लेना कि ये प्रॉब्लम मेरी मार्केटिंग एजेंसी को आज से 6 महीने बाद आने वाला है, तो मैं इसको पहले कैटर कर लूं। तो ये दो तीन चीजें जो है ये अगर हैं, तो आप जो है ना ऑब्वियसली इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो फेलियर्स तो ऑब्वियसली हमारे एंड पे भी अभी तक भी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग ऑन इट, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस दोनों साइड्स का, आपने लोकल के साथ भी काम किया है और आप इंटरनेशनल भी काम कर रहे हैं। अब अक्सर हमारे जो ऑडियंस होगी वो ज़्यादातर लोकल हैं और उनका इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर नहीं है, एटलीस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स को वो हंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम एजेंसीज की बात करें तो मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं। सो फॉर द लोकल्स पीपल, उनके लिए किन
सर्विसेज सेक्टर्स के अंदर, एजेंसीज के अंदर मार्जिन है, या उनको स्टेप इन करना चाहिए, या उनको एक्सप्लोर करना चाहिए जहां पे वो शायद ज्यादा अच्छा पेनिट्रेट कर सकते हैं? अभी रिसेंटली इनटू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज और जब मैं मीट एंड ग्रीट मैंने लोगों को किया तो मुझे पता चला कि जी जो लोकल क्लाइंट था, जो जो कि उनका क्लाइंट बना है, तो उसको तो उन बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन किया है। लेकिन ऑब्वियसली एक मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान में तो एक एक्सेलेंट ग्रोथ तभी करेगी जब उसका इनफ्लो डॉलर्स का होगा और आउटफ्लो रुपीज में होगा। तो सही। इनफ्लो डॉलर्स के लिए उनको फिर यूएस का क्लाइंट चाहिए, यूके का क्लाइंट चाहिए, जर्मन एंड अदर कंट्रीज, उनको वहां से क्लाइंटल रिक्वायर्ड है। अब द प्रॉब्लम इज राइट नाउ कि आपकी एक कंपनी का क्लाइंटल जो है वो यूएस का है और आपकी कंपनी जो है वो बेस्ड ऑन पाकिस्तानी पीपल है, तो उनका एक कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक डिफरेंट है। और अब आपने एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर सेटअप करना है जिसके अंदर वो वाला क्लाइंटल आए और आप उसको सर्व कर सकें। तो बिल्डिंग अ कल्चर विद इन मार्केटिंग एजेंसी, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, क्योंकि आपने कल्चर वो बिल्ड करना है जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप वर्क एथिक्स उनको वो बताएंगे जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। आप जो यूएस के वर्क एथिक्स हैं वो आप उनको यहाँ बिठा के आपने देने हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है। सेकेंडली जो बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो बिज डेव का है, यानी कि गोइंग आउट एंड रीचिंग आउट टू द पीपल और फिर कन्विंस करना कि जी आप जो है वो अपनी मार्केटिंग, अपने ब्रांड की मार्केटिंग जो है वो एक पाकिस्तान बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी को दें। फिर उनको क्वेश्चन आता है व्हाई वी हैव टू डू दैट। तो उसका कॉमन आंसर जो पाकिस्तान से वो ये है कि वी आर इकोनॉमिकल, हम इकोनॉमिकल हैं जी, हम सस्ते हैं। तो अब ये जो सस्ते वाला मार्क है, ये ज्यादा बिकता नहीं है। ठीक है, और ये करना भी नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक दैट वर्ड कि जी हम सस्ते हैं आप हमें रख लें, यानी कि हम $300 लेते हैं और दुनिया में $600 लिया जाता है। ठीक है, तो ये कोई बिजनेस का तरीका नहीं है। आप अगर $600 की बजाय आप 800 चार्ज करें, बट यू नीड टू प्रोवाइड द वैल्यू प्रोपोजिशन। तो जो वर्ड वैल्यू प्रोपोजिशन है वो हमारी बिज डेव कॉल जो है उसके अंदर डिस्कवरी कॉल में भी मिसिंग होता है। हम उनको ये नहीं बता पाते कि व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर देयर बिजनेस इन दिस डील। मोस्टली जब मैंने देखा है, बहुत सारी कॉल्स मैंने सुनी, और कुछ मार्केटिंग एजेंसीज जो स्मॉलर स्केल पे हैं, उनके साथ मेंटरशिप की मेरी सेशंस हुए, एडवाइजरी के सेशन हुए, तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे कॉल सुनाओ जो आप एक गोरे क्लाइंट को पिच करते हो। तो मुझे जो कॉमन पहला पॉइंट नजर आया यूसुफ साहब, वो ये था कि वो बात करते थे हाउ ग्रेट दे आर, यानी कि देयर सेल्फ, एंड सेकेंडली हाउ गुड दे आर इनटू स्किल्स। और फिर तीसरी बात को बताते थे कि जी हम कितने चीप हैं, यानी कि हम कितना सस्ता आपको पैकेज दे रहे हैं। अब तीनों चीजों में गोरा क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म। ठीक है, ही रियली वांट्स टू हियर अबाउट देयर बिजनेस। आप डिस्कवरी कॉल में जाके, बिजनेस डेवलपमेंट कॉल में अपनी कंपनी की ग्रेटनेस नहीं बताएं। यू नीड टू टॉक अबाउट देयर बिजनेस, देयर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके वैल्यू प्रोपोजिशन इस रिलेशनशिप में आप क्या लेके आएंगे उनके लिए। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन फर्स्ट 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में आपने वैल्यू प्रोपोजिशन को बता दी, उनके बिजनेस के बारे में रियल प्रॉब्लम उनकी पकड़ ली, उसका सोल्यूशन बता दिया और ये बता दिया कि दिस इज व्हाट वी कैन डू। अब आप इसके बाद 4 आवर्स कॉल चला लें, इट्स पॉसिबिलिटी कि यू कैन क्लोज दैट कॉल एंड यू विल हैव दैट क्लाइंट। तो ये इशू है। आपने बिजनेस डेवलपमेंट की बात की है और क्लाइंट हंटिंग की हमने बात कर ली है। सो लोकल्स के लिए कौन से चैनल्स या कौन से मीडियम्स होने चाहिए जहाँ से वो क्लाइंट हंटिंग में जाए? और ये बहुत बड़ा, अगेन एज यू सेड, कि बहुत बड़ा चैलेंज है। सो उसके लिए कौन से मीडियम्स को इनको यूज करना चाहिए? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मीडियम आजकल यूज हो रहा है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर यू बिल्ड अप कनेक्शंस, और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको, क्योंकि ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, यू आर सर्विसेज। और सर्विसेज ऑलवेज जो है वो एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर यू हैव टू पोर्ट्रे नॉलेज। अब एक पोर्ट्रे नॉलेज करने का तरीका होता है कि आप एक बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख के पोस्ट कर दें। अनदर वे इज टू पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज। आप कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे है, चाहे वो आपकी इंस्टा पे है। तो ज्यादातर तो लिंक्डइन पे प्रोफेशनल कम्युनिटीज होती हैं, आप उसका पार्ट बनते हैं एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, और आप उनकी जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो पोस्ट करते हैं उसके ऊपर सोल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। तो एंड अगेन यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है,
तो वो दे गेट बैक टू यू एंड देन यू एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप ऑन लिंक्डइन, और फिर वहां से आप अपने क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, फिर फ्रीलांसिंग साइट से जहां से आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऑनबोर्ड करते हैं। thirdly, अगर आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होता है कि अगर आपके पास 10 क्लाइंट हैं, 12 क्लाइंट हैं, ऑलरेडी आप उनको सर्व कर रहे हैं, लेट्स से आपकी मार्केटिंग एजेंसी $20,000 मंथली MMR पे है, तो आप बेटर ये है कि आप उस क्लाइंट को रेफरल प्रोग्राम ऑफर करें कि जी अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से को क्लाइंटल हमारे लिए लेके आते हैं तो हम आपको फर्स्ट इनवाइस से लेके सिक्स्थ इनवाइस तक ये कुछ ऑफर करेंगे। लेट्स से कि मेरी ऑफर होती है कि 50% फ्रॉम द फर्स्ट इनवाइस, और जो अगली 5 इनवाइसेज हैं उसमें से यू विल गेट 20%, ठीक है, फ्रॉम ईच इनवाइस। तो क्योंकि ये जो ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं, ब्रांड ओनर्स होते हैं, ये छोटी मोटी कम्युनिटीज का पार्ट होते हैं, तो ये लोगों को जानते होते हैं, तो ये फिर आपके लिए रेफरल प्रोग्राम के ऊपर पिच करते हैं, यू गेट दैट। तो ये भी एक नजर वे है। तो पाकिस्तान से रह के ये 4 वेज जो है सनफ। पांचवा कोल्ड ईमेल्स हैं। अब कोल्ड ईमेल के ऊपर ऑब्वियसली 2 वीक पहले जो है वो यूएसए में एक डिफरेंट किस्म की अपडेट आई है कि जी आप अब डायरेक्ट ईमेल नहीं सेंड कर सकते टू पिच अ क्लाइंट। तो ऑब्वियसली अब आप उसको, खैर पाकिस्तान में एक अनदर डिबेट है, उसको वो डिफरेंट तरीकों से कर लेंगे, बट जब नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ उसको ना करें तो इट्स बेटर, ठीक है। तो ये इट्स इस सही। तरीके से आप कर सकते मतलब आपने सारे वर्ड से ज्यादातर वो बताया जिसमें सब्र चाहिए और जिसमें हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है। जो लोकल मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग उससे भाग रहे थे, बिकॉज जो लोकल मार्केट के अंदर जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जनाब ऑनलाइन बिजनेस इज वेरी इजी एंड एनी वन कैन स्टार्ट इट, और उसको जो है ना $1 million का बिजनेस बनाया जा सकता है। अच्छा, बल्कि इसी सवाल के ऊपर ही हम थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि आपने माशाल्लाह $1 million का बिजनेस बनाया भी है। सो जो पेशेंस वाला एलिमेंट है, ठीक है, और जो हार्ड वर्क वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप ज़रा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और जाहिर सी बात है उसके बगैर आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा इन्फेसाइज हो ताकि हमारी ऑडियंस को इसमें भी ज़रा वैल्यू मिले। देखें, अच्छा ख्वाब जो है ना, ये मेरा एक अपना मानना है, अच्छा ख्वाब हर कोई देख सकता है और हर किसी को देखने का हक है, ठीक है। और ख्वाब को विजन में बदलते हैं कम लोग, बहुत कम लोग, और फिर उस विजन पे बार बार जब सक्सेस आ रही होती है तो उस पर ढीठ बहुत कम लोग होते हैं, टट जाते हैं कि जी ये जो मैंने सोचा है, ये जो मेरा विजन है, इसमें अगर मुझे ये फेलियर्स आ रहे हैं तो आई विल डू इट। अब ये जो बेसब्रे लोग होते हैं ना, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये ख्वाब तो देखते हैं, क्योंकि ख्वाब देखना हर किसी का हक है, विजन में भी उसको बदल लेते हैं, लेकिन अब सब्र जवाब दे जाता है कि जी अब उस विजन पे उनको खुद यकीन नहीं रहता। तो जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि यार मैंने ये सोचा है, अगर दुनिया का 1 लाख बंदा इस पे यकीन नहीं रखता कि मैं ये नहीं कर सकता, और अकेला मैं ये यकीन रखता हूं कि ये मैं कर सकता हूं, तो दैट्स अनफ रेदर के 100 के लोग जो है ना बिलीव करेंगे ये मैं कर सकता हूँ। लेट्स से कि 1 लाख लोग ये सोचते हैं कि जिशान ये कर सकता है, और जिशान नहीं सोचता कि वो ये कर सकता है, तो वो नहीं करेगा। नहीं वो एक करेगा। लाख लोग बेशक सोचते रहे कि मैं ये कर लूंगा, चाहे वो इजीएस्ट टास्क है। मतलब और सेल्फ अगर बिलीव एक इज लाख, इम्पोर्टेंट। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सेल्फ बिलीव का पहली जो आपके ना पोर्ट्रे करने का तरीका होता है, सेल्फ बिलीव किसी बंदे का देखना हो कि ये कितना सेल्फ बिलीव रखता है और यकीन रखता है, तो उसका पहला जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि अगर उसने कुछ सोचा है तो उसके ऊपर वो कितना सब्र करता है। और वहीं से हमारा, और मैंने पहले कहा था ओवरनाइट हम बिलीव करते हैं, तो हमारा एक्चुअली जो विजन है वो कच्चा होता है, हम कच्चे होते हैं। सही है। अच्छा, एजेंसी की बात की, और एक बड़ा क्रिटिकल जो है ना प्रॉब्लम हमारे लोगों को, और खुद मैं जब को क्लाइंट्स के साथ कोचिंग कर रहा हूँ, वो आता है हायरिंग का। और ख़ास तौर पर लोकल के अंदर हम एथिक्स की बात कर लें, बहुत सी चीज़ों की स्किल्स की बात कर लें, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप माशाल्लाह 100+ की टीम्स को रन कर रहे हैं और आपने हायरिंग के बहुत से प्रोसेस से गुजरे होंगे, कुछ SOPs आपके बने होंगे। सो व्हाट इज़ योर हायरिंग प्रोसेस? देखिए, हायरिंग प्रोसेस में हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑलराइट। बिकॉज IQ जो है वो तो ऑब्वियसली आप विद इन मिनट्स जज कर लेते हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट टफ बिकॉज IQ इज, व्हेन यू आस्क सम टेक्निकल क्वेश्चन, अगर आपको टेक्निकल हायरिंग कर रहे हैं तो वो आपको पता चल जाता है। बट द रियल प्रॉब्लम आपका आता है जब आप
ईक्यू जो है वो चेक नहीं करते और ईक्यू को वैल्यूएट नहीं करते, बिकॉज आपको पता है जब एक टीम के अंदर 8 लोग हैं तो ऑब्वियसली 8 लोग जो है ना डिफरेंट ईक्यू लेवल है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी डिफरेंट है। अब वो कैसे डेवलप होंगे उसके लिए उनका ईक्यू लेवल एक खास सर्टेन स्टेज तक होना चाहिए। तो हमारा एक जो हायरिंग प्रोसेस था उसके अंदर हम ईक्यू के क्वेश्चंस पूछते थे उनसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेज क्वेश्चन हम पूछते थे, कुछ जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट करके हम क्वेश्चन पूछते थे जस्ट टू चेक देयर ईक्यू प्रोसेस के हाउ दे फील एक्चुअली। तो वो हायरिंग के अंदर ही हम उनको ऑब्वियसली चेक कर लेते थे उस एंगल पे, बिकॉज अगर किसी का ईक्यू अच्छा है तो आई फील्स हो गए उसका आईक्यू भी बेटर हो जाएगा टाइम के साथ। लेकिन ईक्यू अच्छी टीम बिल्डिंग के लिए ईक्यू अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और मतलब अगर हम इसकी हायरार्की करें, स्किल कहाँ पे आती है? पहले आप स्किल देखते हैं फिर ईक्यू पे जाते हैं, या ईक्यू से नीचे स्किल की तरफ आ रहे होते हैं? इट डिपेंड्स हायरिंग बाय हायरिंग, लेट्स से कि वो सारी पोजीशंस जिनके अंदर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है तो मेरा ईक्यू जो है ना वो प्रायोरिटी है। एंड वो सारी चीज जिनके अंदर कोर टेक्निकल नॉलेज है और उसमें अंदर आप समझें कि वो बंदा वन मैन शो के ऊपर काम कर सकता है, उसको किसी टीम की जरूरत नहीं है, उसको एक आधे जूनियर बंदे की जरूरत है। तो उसका अगर कम से कम उसकी किसी के साथ इंटरेक्शन है, उसको सिर्फ सिस्टम पे बैठ के काम करना है, तो फिर हम उसकी टेक्निकल नॉलेज को प्रायोरिटी दे देते हैं। ईक्यू को आप समझिए कि उसकी ना भी हो तो वी डोंट केयर, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जहां एक ह्यूमन बीइंग ने अब लेट्स से कि हम हायरिंग कर रहे होते थे तो मुझे ये होता था कि यार जी जो हमारी 330 लोगों की टीम है इसके अंदर ये जो 6 लोग हम नए लेके आ रहे हैं, ये 6 नए माइंड सेट है। अब ये आके एक नई किस्म के कल्चर में एक नई किस्म से बिहेव करेंगे, हम्म। तो इनका ईक्यू लेवल इस हद तक मैच होना चाहिए ताकि वो उसको आके बता सके कि यार ये चीज करनी है या नहीं करनी। अब लेट्स से कि ईक्यू चेक करने का एक क्वेश्चन मेरा होता था अच्छी बड़ी सीट्स के ऊपर मैनेजरियल लेवल पे लीडरशिप पे, मैं पूछता था एट द एंड सारे इंटरव्यू के बाद मैं कहता था कि इफ यू वुड बी डूइंग इंटरव्यू फॉर दिस पोजीशन एंड आई एम द कैंडिडेट, कौन से क्वेश्चन आप पूछते? द वेट इज ओवर रोड मैपर अब उर्दू वर्जन के अंदर भी अवेलेबल है। ऑनलाइन बिजनेस में कामयाबी के लिए अपना रोड मैप कैसे बनाएं। इसके साथ साथ इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और इन दोनों बुक्स का पीडीएफ वर्जन वो आपके लिए, आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ्री में अवेलेबल है roadmapper.com पे। ठीक है। तो अब वो जो बंदा होता था बैठा हुआ सामने आ गया, उसे मैं एकदम से इंटरव्यू बना देता था, मैं इंटरव्यू बन जाता था। अब हम्म। वहां से उसका ईक्यू लेवल पता चलना शुरू होता था, फिर उसका रियल अंदर का जो भी यूसुफ होता था वो सामने आता था। फिर वो अगर उसको इंटरव्यू के दौरान कुछ बुरा लगा होता था, लोग बुरा भी महसूस करते हैं, किसी जगह पे पैनल में किसी ने रगड़ा भी लगाया होता था थोड़ा सा उसको, तो वो फिर उसके ऊपर जरा गुस्सा निकालता था। मैं उससे ये पूछता, मैं ये केयर ना करता उसकी डिग्री कैसी है, अगर जो भी उसके अंदर होता ना जो भी वो होता है सही। वो उसका इजहार जरूर उसको करता है यार उसको, क्योंकि उसको हम कंफर्टेबल कर देते थे इंटरव्यू के एंड तक कि यार इंटरव्यू तो खत्म हो गया, वैसे यूसुफ साहब वैसे वैसे यार मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, चलो अभी हमारे पास 10 मिनट आए हैं वैसे ही डिस्कशन के। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप इंटरव्यू कर रहे होते तो आप मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछते? अब वो जो 10 मिनट होते थे वो एक्चुअली एट द एंड वो सही इंटरव्यू होता था, क्योंकि वो हम्म। इंटरव्यू के माइंड से बाहर आ जाता था। ठीक बाहर है। आ रहा होता, वो अपने और जोन में आ रहा होता तो वहां पे उसकी रियलिटी आ रही है। यस, क्योंकि जो हायर के बाद फ्लोर पे जाके या मैनेजरियल सीट में डायरेक्टर की सीट पे जाके जो कुछ उसने करना होता था ना, रियल यूसुफ और रियल जीशान जो है ना उस जगह पे सामने आ जाता था, तो हमें पता चल जाता था कि यार ये बेस्ट फिट है या नहीं है। क्योंकि देखो किसी का इम्तिहान वो कहते हैं ना किसी को दे के और किसी को ले के आजमाता है, तो किसी की अगर किसी को कोई डेजिग्नेशन मिलती है, कोई एहतराम मिलते हैं, उसका यूज वो कैसे करते हैं ये भी एक टेस्ट है। तो सही बात। इंटरव्यू के अंदर ही आपने एकदम से उसे इंटरव्यू इंटरव्यू बना दिया है, हम्म। तो वो जैसे बिहेव करेगा यू विल सी। सही है। ठीक। अच्छा, एक और हायरिंग के साथ फिर एक और बड़ा चीज कनेक्ट हो जाती है, वो होती है फायरिंग। तो फायरिंग वाला जब स्टेप आता है तो उसमें आपके क्या एसओपीज हैं या क्या चीजें देखते हैं, और इसकी नौबत कब आती है? अच्छा, जो तो कंपनीज मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका मंथली रिव्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, जिस कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली फीडबैक नहीं दिया जाता, उसमें जो फायरिंग है ना इट्स ऑलवेज अ डिजास्टर।
और अच्छा, इस क्योंकि रिव्यू का थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, रिव्यू से क्या मुराद है आपकी? मैं आपको उसमें बताता हूँ। लेट्स से कि मैं आपकी कंपनी के अंदर एज प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने मुझे हायर किया, और हायर करने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू, और तकरीबन एक साल एक महीने के बाद अचानक से आपने ऑफिस में बुलाया और आपने कहा यार यू आर डन, वी डोंट नीड यू, थैंक यू सो मच, कितने अच्छे अंदाज में भी कहा ना। तो दैट्स अ शॉक फॉर मी, ठीक है। अच्छा, इसका एक इफेक्ट है, मेरे लिए शौक तो है। लेकिन सेकेंडली, आपकी कंपनी के अंदर कल्चरली बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। जाहिर सी बात है, वो एक आपकी कम्युनिटी बन जाती है, तो वो कहेंगे यार ये क्या है, मतलब इस बंदे को शायद को पसंद नहीं करता था, इसकी परफॉर्मेंस तो ठीक थी। मतलब अ लॉट ऑफ रूमर्स, और फिर अगर कंपनी के अंदर 10-12 ऐसी रूमर्स हों, तो वो कल्चर को किल कर रही होती हैं, और वो आपकी परफॉर्मेंस को करप्ट कर रही होती है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूसली रिव्यू सिस्टम पे आपने बात की है ना, ये मेरा मॉडल हमेशा रहा है कंपनी के अंदर। व्हाट आई डू कि मैं कंटिन्यूसली फीडबैक जो है ना, उसका एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया, सिस्टमैटिक फीडबैक है। कि लेट्स से कि जो कोई सीनियर काम कर रहा है, उसके सीनियर उसको रिव्यू दे रहा है, वो अपने जूनियर को रिव्यू दे रहा है, एवरी मंथ वी आर गेटिंग द रिव्यूज। रिव्यूज को हम क्वांटिफाई करके उनको परफॉर्मेंस परसेंटेज में डालते थे, कि हमारी जो केपीआईज थी वो क्वांटिफाई होती थी, क्वालिटेटिव से क्वांटिफाई पे जाती थी। और हम उसको एट द एंड लेट्स से कि सैलरी स्लिप हमारी कंपनी में जाती है, और सैलरी स्लिप से हमारी परफॉर्मेंस स्लिप उससे पहले जाती है। अच्छा। अच्छा, यस। ये भी बताएं, ये जो रिव्यू है ये एनोनिमस होता है या पता होता है बंदे को, या सिर्फ मैनेजमेंट को पता होता है किसने रिव्यू दिया है? उसका जो इमीडिएट मैनेजर होता है, ये रिव्यूज की साइड से होता है। और ठीक है। वो जो काम कर रहा होता है, उसका जो क्लाइंट होता है, लेट्स से कि हमारा एक ब्रांड है जिसके ऊपर ये 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उस ब्रांड ओनर की तरफ से भी एक रिव्यू मंथली आता है। तो ये दोनों रिव्यूज आते हैं, ये रिव्यूज जो है नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, 10 आउट ऑफ 10 होते हैं, 5 आउट ऑफ 10 होते हैं, वो क्वांटिफाई होते हैं। फिर इंटरनल रिव्यूज भी एंटर होते हैं, फिर उसमें ऑब्वियसली इनकी अटेंडेंस जो है उसके भी एक मार्क्स होते हैं, फिर उसके बाद ड्रेसिंग के एक मार्क्स होते हैं, ठीक है। if there is any HR inquiry, कोई इंक्वायरी उनकी आपको लिए, तो वो डिडक्ट होते हैं नंबर। सो इट्स अ होल सिस्टम। तो एट द एंड, मंथ के एंड पे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक सैलरी स्लिप से पहले एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, जिसके ऊपर लिखा होता है जीशान, यू हैव कलेक्टिवली परफॉर्म 76% इन दिस मंथ, ठीक है। तो अब मुझे जो बोनस मिलना था वो उस अमाउंट का 76% मिलेगा, ये तो मुझे पता है, और ये भी पता है मुझे 76 मिला है। और ब्रेक डाउन पे उस पे लिखा हुआ है, तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें इतने परसेंट का रिव्यू दिया है, ये दिया, ये दिया है, ये तुम्हारे एरियाज विच आर रियली स्ट्रेंथ्स, और ये एरियाज हैं जहां तुम इम्प्रूव तुम्हें करना चाहिए। और उस इम्प्रूवमेंट के नीचे लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो मीटिंग्स हैं वो, और जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुकी हैं, इनके ऊपर जिन एरियाज पे तुमने इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ऑलरेडी यू हैव वन सेशन इन दिस मंथ एट दिस टाइम। तो ये परफॉर्मेंस रिव्यूज के ऊपर लिखा हुआ, परफॉर्मेंस समरी के ऊपर लिखा हुआ। सही। तो अब मतलब मुझे ये, सॉरी बात कर रहा हूँ, मतलब ये कि ना सिर्फ आप पॉइंट आउट करते हैं कि आपने रेटिंग कितनी की, आप उसका सोल्यूशन भी इसको देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए कि भाई आपकी यहाँ यहाँ खामियां हैं, और इसके लिए हमने आपके लिए सोल्यूशन भी तैयार कर दिया ताकि आप जाके इम्प्रूव कर सकें। गुड है सर। जी जी, एग्जैक्टली, कैरी ऑन। क्योंकि हमारे पास जो HR का डिपार्टमेंट है, उससे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहा है। HR में एक HR मैनेजर लेवल काम करता था, लेकिन जो HR जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, उसमें डायरेक्टर लेवल का बंदा था। वन ऑफ द एक्सपेंसिव रिसोर्स, क्योंकि हायरिंग तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर एंटर हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर तो वो काम का बंदा है ना, तो वो उसको छोड़ते हुए ये जरूर पता चलेगा यार कि मैं 3 कंपनीज में पहले भी काम करके आया हूँ। इस तरह कंटिन्यूअसली मेरे साथ कोई कंपनी काम नहीं करती, कि इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग ओब्वियसली उसके अंदर वीकेंड के ऊपर एक CEO आकर फुल ट्रेनिंग करवा रहा है। वो भी अपना वीकेंड जो है ना, वो आपको डेडिकेट कर रहा है कि लेट्स जस्ट ट्रेन यू। तो इसका फिर एट द एंड मैं फायरिंग की तरफ आ रहा हूँ, कि एक बंदे को कंटिन्यूसली रिव्यू मिल रहे हैं, फिर उसको क्वार्टरली रिव्यू मिल रहे हैं, फिर उसकी डिडक्शंस भी बोनस में से हो रही हैं, ठीक है। फिर उसको क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस रिव्यू आता है, उसके अंदर भी उसको पता चलता है यार, तो कलेक्टिव 3 मंथ्स में मेरे ये इशू आए हैं, मुझे ट्रेनिंग भी करवाई गई है।
यकीन माने वो बंदा खुद ही प्रिपेयर अपने आप को करना शुरू कर देता है कि इससे पहले कि आप उसे फायर करने जाएं, वो खुद ही जॉब स्विच करने के माइंडसेट में आ जाता है कि यार इस एनवायरनमेंट में मैं नहीं चल पा रहा। या सही है। आप उससे जब फायरिंग की तरफ जाते हैं, आप उसे बुलाते ही हैं एचआर ऑफिस में, ही नोस ही नोस। ठीक है। कि आई एम डन। सही सही, नहीं ज़बरदस्त माशाल्लाह। लेकिन दैट इज जो है ना, एक्सपीरियंस आता है और एसओपीज और ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं टीम को बनाने के लिए, फायरिंग सारा सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने बात की, अभी पीछे हम बात करके आए थे, आपने एग्जांपल के तौर पे लिया था कि लेट्स अज्यूम कि अगर आपकी $20,000 की एजेंसी है, हम उसी को एग्जांपल को लेके चलते हैं। अगर आपकी $20,000 की लेट्स एजेंसी बिल्डअप करना चाह रहे हैं, और हमारे रोड में एक पार्ट आता है स्किल्स का, तो उसके लिए कौन सी 2 3 4 कोर स्किल्स हैं जो जरूर आपके पास होनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए, या आपके पास बंदे हायर करने चाहिए ताकि आप 2 20 हजार तक डॉलर तक पर मंथ तक पहुंच सके? देखिए, ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी में नंबर वन जो स्किल है 20,000 के पार को क्लिक करने के लिए, वो है आपका बिजनेस डेवलपमेंट। पहला स्किल आपका, आपको बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स रैपर जो है ना, आपको बिल्ड करना है। सेकेंडली, जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है कि आपकी एक्चुअली जितनी भी अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट पेबल्स हैं, कैश फ्लोज हैं, फिर आपकी प्लान पर क्लाइंट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आप कितना ऑपेक्स कितना आपका चल रहा है, वेयर योर कंपनी इज राइट नाउ। तो आपके पास 12 14 रिपोर्ट्स जो होती है ना, मेजर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ये दूसरा स्किल। एंड जो तीसरा स्किल है वो आपका ऑब्वियसली एक लीडरशिप जो है वो आपके अंदर रहती है। आप क्योंकि आपकी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री और स्किल बेस में आपके लोग काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को लीड फ्रॉम द फ्रंट आपने करना है। जहां आपके सारे के सारे रिसोर्स जो है ना वो अटक गए हैं, 30 रिसोर्स हैं और 30 लोग जो है वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम पे फंसे हुए हैं, अब आपको उसका सोल्यूशन लेके आना है। लाजमी नहीं है आप खुद ले आए, गेट द एडवाइजर एंड मेक श्योर दिस थिंग नीड्स टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल। तो ये भी आपके अंदर जो है ना वो एक स्किल तीसरे नंबर पे होना चाहिए। और जो चौथे नंबर का आपका स्किल है वो ये होना चाहिए कि क्योंकि आपकी आपकी कंपनी के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट नीडेड है, तो आपको मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अपने अंदर का जो टीचर है ना वो जिंदा रखना है। यू नीड टू लर्न एंड टीच टू योर पीपल। आप उनको कंटिन्यूसली डेवलप करना है। तो ये चार मेजर स्किल्स जो है दैट हैज टू बी व्हेन यू हिट 20,000 100 पे जाएंगे, तो और भी कुछ चीजें ऐड होती चली जाएंगी। अच्छा, हमने लीड्स की बात कर ली, हमने माइंडसेट की बात की, हमने एचआर की बात कर ली, टीम बिल्डिंग की बात कर ली है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है अकाउंटेबिलिटी का, जब हम रोड मैप की बात करते हैं, और कि भाई आपने अपनी कमिटमेंट की हैं या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे आपने विजन की बात की थी कि जनाब जब तक आप सेल्फ आप का मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ ड्राइव नहीं, चाहे 1000 लोग 1,00,000 लोग भी आपके बारे में कहते हैं, जब तक खुद नहीं आप करना चाहेंगे आप नहीं कर सकते। तो इस सारी जर्नी के अंदर, खास तौर पे वो टाइम व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्रैक द न्यू लीड्स, न्यू सेल्स आपके पास नहीं आ रही हैं, उस रफ पैच में मोस्ट ऑफ द एजेंसीज जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और खासतौर पे सीईओ जो उनके ओनर्स होते हैं। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी अपने आप को किस तरह वो मोटिवेट रख सकें, या कौन से टास्क या एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि उस रफ पैच से निकल जा सके? देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो टॉप टू बॉटम का कल्चर है। ऐसे नहीं है कि एक जो है वो एक्सट्रीम एग्जेक्टिव लेवल की लेयर जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जो बॉटम पे लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो इट्स ये तो इसका इफेक्ट तो वाटरफॉल है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब दो तरीके हैं। लेट्स से कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही, और आप एक मीटिंग में बैठे हैं और वहां आपके सामने कुछ लीडर्स और एग्जेक्टिव्स बैठे हैं, तो आप उनको कहते हैं कि जी, आप लोग ये जो सब कुछ कर रहे हैं चीजें, ये काम नहीं कर रही। ये एक लाइन है। हम्म। इसी लाइन को उसी मीटिंग के अंदर उसी सिचुएशन में अगर आप यूज करते हैं और आप कहते हैं कि हम सब ये जो कर रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग, तो हमें एक करेक्शन की जरूरत है। लेट्स सिट टुगेदर, और ये जो इस रूम में 6 7 लोग हैं मेरे समेत, और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं और हम रिस्पॉन्सिबल। हम्म। तो वर्ड यू टू वी का जो इस्तेमाल है ना, ये अब आपको फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट के अंदर करना है। ठीक है, दैट वर्ड रियली वर्क्स, इट रियली वर्कड फॉर मी।
क्योंकि आप उठा के चीजें नीचे फेंक देते हैं, कोई भी चीज है यार ये तो आप लोगों को करना चाहिए, दिस इज योर जॉब टू डू, ठीक है, ये नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन लीडरशिप डिमांड करती है कि वर्ड वही यूज करना चाहिए, एंड देन यू सिट विद देम, और फिर आप उनके साथ बैठ के काम करें, व्हाट्स उनकी सजेशंस लें। अगर कोई चीज नहीं काम करती, किसी ने मशवरा दिया, 6 लोगों में से काम नहीं की, तो बात नहीं है ना कि ये आपने ये कहा था ये नहीं हुआ, क्योंकि आप सब लोग रूम में थे तो हमने डिसीजन लिया, तो कहा जा सकता है यार क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया था, इट डिडंट वर्क आउट, हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अगेन व्हाट वी कैन डू। हम्म। तो फ्रस्ट्रेशन के टाइम, हार्ड टाइम के अंदर इंटेक्ट रखना जो है ना, वो एक्चुअली लीडरशिप क्वालिटी होती है आपकी। आपने उनको इंटेक्ट रखना है कि उनको फील आ रही हो कि दे आर डूइंग समथिंग एंड वी विल मेक इट हैपन। तो ये जो है ना उस इट कम्स विद अकाउंटेबिलिटी विद द सेम थिंग कि आप उसको नॉट जस्ट द वर्ड्स कि वही का वर्ड आप यूज करें, बट यू जस्ट हैव टू मेक इट श्योर कि आप उनसे एक कदम आगे रहें। सही है। अच्छा, हमारे रोड मैप के अंदर एक और स्टेप आता है, वो है गाइड का। मतलब आपको अपनी जर्नी के अंदर कोचेस भी चाहिए, कंसल्टेंट भी चाहिए, मेंटर्स भी चाहिए। सही है। तो और हमारे इधर ये कल्चर नहीं है कि हम लोगों से कोचेबल हो सकें, सवाल पूछ सकें, और हम अपने, क्योंकि आप जिस मार्केट में और आप जब काम कर रहे हैं, जो टॉप पे लोग हैं वो कोलैबोरेशन पे फोकस करते हैं, और नीचे वाले सारे लोग वो कंपटीशन पे फोकस कर रहे होते हैं, इसीलिए वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते। सो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर इनको गाइड करें कि कब उनको कोचेबल होना चाहिए, या कोच की तरफ जाना चाहिए, या मेंटर की तरफ जाना चाहिए, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस सारी जर्नी के अंदर। और अगर आपके भी कोई कोचेज रहे हैं, जरूर उनको रेफर करना चाहें, जिस तरह भी आप। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, start from the beginning of the business till today. We have the advisors, we have the coaching structure, we हमारे mentors भी हैं, हम उनसे कंसल्ट भी करते हैं, और आपकी सक्सेस जो है ना वो really based on that. मेंटरशिप एंड कोचेस जो होते हैं ना वो कोई आपकी ऑप्शनल चीज नहीं है, दैट्स द मैंडेटरी थिंग इन बिजनेस, यू हैव टू हैव इट, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, एवरीबडी हैज इट। अब अलाहाबाद का 10% लोग आके जो है ना पॉडकास्ट पे एक्सेप्ट करते हैं, बाकी अदरवाइज सब लोग कहते हैं सब मैंने किया, कुछ बस जो आया मेरे नाजल हुआ मेरे दिमाग में उसको नाजल किया गया, मैंने किया और हो गया। इट्स नॉट दैट वे। अल्लाह ने भी मैसेज जो है ना दुनिया में पहुंचाना आपकी अक्ल तक होता है, तो किसी के मुंह से पहुंचाता है, किसी के मुंह से वो जुमले अदा होते हैं तो वो आपके अंदर उतरते हैं, फिर आप वो करते हैं, करवाता वही है लेकिन अदा वो करवाता है किसी बंदे से, सही तो बात। बंदा ही होता है उसमें, तो वो आपका कोच होता है, वो आपका मेंटर होता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, स्टिल वी हैव इट। अब हमारे पास अभी कोचिंग, मेंटरशिप, एडवाइजरी, ये अभी कल्चर उस तरह स्टार्ट नहीं हुआ जिस तरह की कम्युनिटीज आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हैं। यूएसए में अभी भी हमारे हर बिजनेस के ऊपर एडवाइजर है। अच्छा, ये क्यों नहीं है, उसकी रीजन है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं अभी बहुत सारे बिजनेसेस को पाकिस्तान में कोचिंग और एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा था, और जब मैं उनकी उस कॉल में या उस मीटिंग में जाता था तो मैं उन्हें कहता था यार कि लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं वो हर क्वेश्चन करूंगा और मैं हर वो बात करूंगा जो आप नहीं सुनना चाहते। आप बिल्कुल वो बात नहीं सुनना चाहते जो मैं करूंगा। मतलब अगर मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाऊंगा तो आप ये नहीं सुनना चाहते। अगर मैं आपके कुछ डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा तो आप ये नहीं सुनना चाहते। तो आई विल से एवरीथिंग विच यू डोंट वांट टू हियर। तो आगे से उन साहब ने कहा कि व्हाट इज दिस, आपका तो काम था आके हम एडवाइजरी करना। मैंने कहा यू हायर्ड मी, यू पेड मी टू क्वेश्चन यू, यू नॉट पेड मी टू क्लैप फॉर यू। यस। ठीक है, कि जी। कंपनी के अंदर 200 लोग बैठे हुए हैं, आप एंटर होते हैं, बल्ले बल्ले सीईओ साहब आ गए, बल्ले बल्ले सीईओ साहब जा रहे हैं, चाहे सर रख दें चाहे उठा लें, सर सर सलूट आपको हो रहे हैं। यू डोंट हैव एनी वन पर्सन इन द कंपनी जो आपसे ये क्वेश्चन कर सके कि सर आपने ये जो फाइनेंशियल चार्ट डिसीजन लिए थे उसके इम्पैक्ट्स आपको ये आए हैं, आप ये ना लेते, अगर ये बुक्स देखते, इसको इस तरह देखते तो ये होता, तो जी, आपने ये वही। क्यों किया। बिल्कुल, मतलब वही वाली बात है कि अक्सर लोग कोचेबल ही नहीं है, और कोचिंग यस। का जो पहला की एलिमेंट है वो स्टार्ट वो बंदा, और सीईओ लेवल पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आपके डिसीजन को कोई चैलेंज कर सके, और आप उसको विलफुली एटलीस्ट
एक्सेप्ट तो बात की बात है, आप सुनने के लिए तो तैयार हो ना, क्योंकि बीइंग अ कोच, जिस तरह आपने भी एडवाइजर की बात की, हम भी चीज़ों में जाते हैं, कुछ मेरे भी खुद कोचेज रहे हैं, मैं भी आगे कोचिंग कर रहा हूँ, तो पहली चीज़ यही आती है कि हम डिसीजन पे बाद में जाएंगे, हमें दोनों उसके एंगल देखने, डिस्कस तो करने चाहिए, कि रादर देन आप एक ही थॉट प्रोसेस से आप आ रहे हैं, लेट्स डिस्कस द अनदर साइड, के हो सकता है वहां पे हमारे पास ओपनिंग हो, और अगर हम वापस इस डिसीजन पे आए तो एटलीस्ट हम कंक्रीट हों कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप एक टाइम डिसीजन ले लेते हैं और उस पर स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं और आप रिवर्स गियर लगना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जी कोचेबल होना जरूरी है, अदरवाइज कोचिंग चल ही नहीं सकती। सही। यस इट इज। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हमारे पास ना अभी थोड़ी सी कमी है, हमारे पास नेशनल हीरोज की ना 70-75 सालों से बड़ी कमी है हर फील्ड में। हमें हर एग्जांपल जो है ना वो गोरे की, बाहर से इंडियन की, इधर उधर की देनी होती है। हमारे पास अपने अपने हीरोज नहीं है। अगर हैं तो हम उन्हें प्रमोट नहीं करते। और जिनको हमने हीरो बनाया है उन्होंने आगे कभी किसी पॉडकास्ट पे, टेलीविजन पे नहीं कहा कि यार मेरे भी कोई कोचेस हैं, मेरे भी कोई एडवाइजर्स हैं, मेरे भी कोई जो है ना वो मशीर हैं जनाब, मैं भी किसी से मशवरा करता हूँ। अच्छा, कोई लोग मेरे भी करेक्शन करते हैं। अगर तो वो ये कहना शुरू कर दें और कुछ हमारे पास नेशनल हीरोज आ जाएं और वो कहेंगे जी हम भी कोचेबल थे, तो यकीन माने ये कल्चर नीचे आ जाएगा। लोग समझेंगे कि यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस कोच जो आपको हेल्प आउट कर सके आप में से बेस्ट निकालने में, टू हेल्प यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू हेल्प यू मेक बेटर डिसीजन फॉर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, एंड to help you implement the learnings of the roadmapper coach. So I can do it. Only condition is that if you are coachable. If you are coachable and if you want me to help you grow and expand your business and to help you implement the roadmap creation framework in your business and in your life, for more details visit roadmapper.com/coaching. Now back to the podcast. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपके मैं कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ आप चीज़ें कंटेंट निकालते रहते हैं, उसमें भी आपने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि आजकल एक ट्रेडिशन चल चुका है कि जनाब हर कोई जैसी ऑनलाइन आ रहा है या थोड़ा सा उसको नॉलेज आ रही है और लेट्स सपोज ई कॉम का आज के सेशन से देखेगा तो स्टार्ट हो जाएगा अपनी जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन आपने भी और कुछ और आपके भी जो गेस्ट वगैरह ने भी सजेस्ट किया कि वाई नॉट यू ज्वाइन समवन जिसकी ऑलरेडी वो फील्ड है या वो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है, ताकि आप वहां पे एक्सपीरियंस ले सकें, लर्निंग कर सकें, और आपको एक तरीके से वो सिखाने के पैसे दे रहा है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस के इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग योर ओन वेंचर यू लर्न फ्रॉम द पीपल हु ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस, या जॉब करें, इंटर्नशिप करें, वॉट एवर द रूथ। आ, देखिए, आपको ना सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है जस्ट टू लर्न। ठीक है। और आप एक वर्कशॉप के ऊपर एक बच्चा काम करने सीखने के लिए जाता है ना, तो वो भी एक प्रोसेस से गुजर के जाके वो 10 साल वर्कशॉप पे लगा के उसके बाद वो बच्चा जो है वो वर्कशॉप अपनी बनाता है। हो सकता है वो उतनी सक्सेसफुल वर्कशॉप ना बनाए जितनी उसके उस्ताद की थी, और हो सकता है वो उस्ताद को क्रॉस कर जाए और उसकी मल्टीपल वर्कशॉप्स, रियली डिपेंड्स। लेकिन हाउ इट इज इवन पॉसिबल कि आपने दो स्किल्स ऑनलाइन सीख ले हैं तो यू गो ऑनलाइन एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स और आप अपनी एक एजेंसी बना देते हैं या कुछ भी बना देते हैं, तो इट्स रियली हार्ड। हो सकता है आप इनिशियली को 2-4 लीड्स कन्वर्ट कर लें, 2-3 साल आप निकाल लें, बट कुछ सस्टेनेबल एक्सेल होने वाली ग्रोथ नहीं आपकी होगी। तो आप जाते हैं, आप एक सिस्टम में काम करते हैं, अच्छी कंपनी में एंटर हो, अच्छी से अच्छी कंपनी में 2-3 कंपनी स्विच करके जाएं, कल्चरल चेक करें, क्रिटिकली एनालाइज करें कि यहाँ ये वाली चीज ठीक नहीं हो रही, ये वाली ठीक हो रही है। उनकी बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करें, लिस्ट बनाएं कि यार ये वाली कंपनी में मैंने काम किया, इसमें ये बड़े अच्छे पॉइंट्स है, लेट्स जस्ट टिक मार्क, ये मेरी चेकलिस्ट में आ गई, ये कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और आई गेस के एक पर्सन हु इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर, तो वो हाउ हाउ इट इज इवन पॉसिबल कि वो एग्जैक्टली एकदम से सीईओ जो है ना पोजीशन पे जंप कर जाएगा, जहां उसको फाइनेंशियल्स देखने हैं, हायरिंग देखनी है, उसको ट्रेनिंग देखनी है, उसको डिसीजंस लेने हैं, बिजनेस डेवलपमेंट देखनी है, बहुत सारे फेसेट्स जो है ना बिजनेस के, उसके उसको तो उसको पता ही नहीं था एग्जैक्टली, अंदाजा ही नहीं था। तो उसके लिए फिर उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होता वो, एग्जैक्टली वो रिस्क अपना डाल देते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स। पर रोकने का कोई मकसद नहीं है कि वो रुक जाए, बट एनी हाउ आप जब करें तो आपके बेस्ड पे एक स्किल जो है ना वो जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात कही जाती है कि जी जो कंपनीज में जाता है काम करता है, जी उसने 6-7 साल काम कर लिया, अब तो वो निकल ही नहीं सकता, अब वो वहीं रुक गया, वहीं रह गया। यार ये भी तो देखो, हो सकता है उसने रियलाइज कर लिया हो कि भाई
मेरा एंटरप्रेन्योर वाला जो कीड़ा है या जो कुछ भी है वो एक फील थी। बट इन रियलिटी मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं मेरे से नीचे बैठे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मेरे ऊपर बैठे हैं। और भाई जब मैंने डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ काम किया है या सीईओ के साथ काम किया है तो आई गेट टू नो ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सन। वो तो ही इज टू मच। तो मैं तो वो नहीं हूं एंड आई लाइक कंफर्ट। हम्म। आपको कंफर्ट चाहिए। और वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर मेरे इलाके का मुहावरा है, वो कहते हैं कारोबार का मतलब करूं बार। ठीक है। सही। तो आप 8 घंटे जाते हैं जॉब पे, 4 6 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे चाय चाय पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर आ जाते हैं। यू हैव योर ओन कंफर्ट जोन। अब आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको बाहर निकलना है, यू हैव टू डू मेनी थिंग्स। तो माइट बी दैट्स नॉट योर पीस ऑफ द केक। हम्म। तो सही। लोग जाते भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। सही। अगेन वही आपका पर्पस डिफाइन करता है ना कि आप किस लिए चाह रहे हैं। कुछ लोग जॉब इसलिए करते हैं लर्निंग करके ताकि अपना बिल्डअप कर सकें। कुछ आप वाली बात है कि इसलिए कि एक्सप्लोर करें, पता चले यार एंटरप्रेन्योरशिप का हवा तो था लेकिन मुझ में वो कैपेसिटी वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि भाई मैं ये प्रेशर बर्दाश्त करूं। और अगेन हर कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वाला रूट नहीं ले सकता, उसका एक स्ट्रगल उसके चैलेंजेस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे जिशान साहब। और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपने अपनी जर्नी से शेयर की और आई होप कि इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, खासतौर पे हायरिंग का, बाकी एसओपीज़ का और सारी चीज़ों पे आपने की। एंड में कुछ और चीज़ जो हमने मिस की और आप ज़रूर उसमें शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि इसमें ऐड ऑन करें। परसिस्टेंट। आपको जो है ना वो परसिस्टेंट रहना है। ठीक है। और आप जब सबसे मुश्किल टाइम आपकी जर्नी में तब होता है जब आप बहुत सारी एफर्ट कर रहे होते हैं और अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। यानी कि एक तो बंदा होता है जो एफर्ट ही नहीं कर रहा और फिर अचीव भी नहीं कर रहा, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन जो अपना पूरे का पूरा जोर लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा, उसको कोई गुजरते हुए रास्ते में अनजान बंदा भी एक जुमला कह देना, तुमसे नहीं होगा यार", तो यकीन माने उसके जुमले को सुन के वो एक बार बैठ के सोचता है, यार इस बंदे ने बात तो ठीक की है। तो वहां आपको परसिस्टेंट रहना है एंड आपको यकीन रखना है कि यू कैन डू दैट। जो रास्ता आपने उस पे मतलब चलते रहे। आज का जो प्रॉब्लम है मोस्टली, हमारा अपना प्रॉब्लम है कि हम जो कुछ भी स्टार्ट करते हैं हम उस पे परसिस्टेंट नहीं होते क्योंकि हमारा सेल्फ बिलीफ ही कमजोर होता है। हम्म। एंड अगर आपका सेल्फ बिलीव यकीन हो और आप ये कहें कि मैंने ये फलां मंजिल को अचीव करना है, तो यकीन माने जर्नी तो आप डिजाइन कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रास्ते से। जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको फंक्शनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको अपने अंदर सब्र डालना है, अपने गुस्से को कम करना है, जो कुछ भी करना है आप वो सब कुछ अपने अंदर ट्वीक्स करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर क्वालिटी क्वालिटी रखी है। हम खुद सोच के अपनी करेक्शंस खुद भी कर लेते हैं। तो आप सारा कुछ करके अडाप्ट करके आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बट टू डू सही। दैट थिंग यू हैव टू परसिस्टेंट, ये दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जबरदस्त, सही हो गया। अच्छा, एक लास्ट में जाते हुए मैं जरूर चाहूंगा कि आपने ना पिछले दिन एक सीरीज थी, शायद अभी आई थिंक चल रही है कि नहीं, आपके यूट्यूब के चैनल पे थी, फेसबुक के चैनल पे थी, जो और जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो जरूर बताइएगा वो क्या सीरीज थी। अमेजोन से रेलेवेंट शायद आपने वो सीरीज वगैरह की थी। और लोग कहाँ आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और थोड़ा बहुत जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट हो आपका कंटेंट बेसिकली आपसे सीख सकें। देखिए वो जो एक YouTube पे मैंने सीरीज डाली थी वो 65 क्लासेस है जिसके अंदर स्टार्टिंग योर बिजनेस ऑन Amazon एज ए प्राइवेट लेबल और ब्रांड के तौर पर फ्रॉम लेक्चर 1 to 65 है, यानी कि स्टेप 1 to आप एंड स्टेप तक जाते हैं। वो पूरे का पूरा एक फ्री कोर्स है जो आपको मार्केट से तो हजारों डॉलर में मिलेगा, लाखों रुपए में पाकिस्तान में मिलेगा। वो मैंने एक फ्री एफर्ट जो है ना करके यूट्यूब पे डाल दिया गया यार। अगर कोई हमारे जैसे मस्कीन लोग हैं जो कि सीखना चाहते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, तो यार वो ये देख के सीख लें। तो वो एक हम्म। एफर्ट डाली थी, फिर कंटेंट भी मैं डालता रहता हूँ। और ऑब्वियसली आई स्टार्टेड दिस थिंग 1.5 year ago कि जब मैं थोड़ा सा अपनी बिजनेस से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और हमने एक लीडरशिप हायर कर दी सीईओ लेवल पे, अदर लेवल्स पे। आई जस्ट सिट इन द बोर्ड राइट नाउ। तो ये एफर्ट्स छोटी मोटी मैं करता रहता हूँ। जैसे अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट पे हैं, आपके साथ थोड़ी डिस्कशन हुई है। तो जितना कोई एक्सपीरियंस एक मिडिल ग्राउंड पे है तो मैं चाह रहा हूँ वो हम शेयर करते रहे। तो वो सीरीज भी एक सीरियस बिजनेस
लर्निंग एफर्ट थी, अगर कोई सीखना चाह रहा है फ्रीली, और किसी को अगर फ्री कंटेंट हजम होता है तो जनाब वो हाजिर है, देखे वो। जरूर जरूर, बिल्कुल वो लिंक्स मैं सारे शेयर कर दूंगा। जिशान साहब थैंक यू, बड़ा मज़ा आया और काफ़ी चीज़ें सीखने का मुझे भी मौका मिला। आई होप कि ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और अगेन थैंक्स। और आपके लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा जहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगेन जी थैंक्स थैंक फॉर यू सो कमिंग ऑन मच। द शो। खुदा थैंक यू जी, टेक हाफिज। केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।